नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतर। अपना बिहार में खबरों की शुरुआत करते हैं। बिहार में भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। आज सदाकत आश्रम के पास पथ निर्माण विभाग के इंजीनियर कौंते कुमार पर निगरानी ने रेड डाली। आय से अधिक संपत्ति के मामले में डाली गई रेड में लाखों रुपए कैश जब्त किए गए। पटना में 3 जगहों सदाकत आश्रम, बोरिंग रोड और इंजीनियर के ऑफिस में छापेमारी की जा रही है। निगरानी के डीएसपी ने बताया कि अब तक 15 लाख नकद, 1 किलो चांदी, आधा किलो सोना के साथ कई बैंक अकाउंट और निवेश के कागज बरामद हुए हैं। भ्रष्टाचार में लिप्त अफसरों के खिलाफ निगरानी विभाग की कार्रवाई लगातार जारी है। एक बार फिर से पथ निर्माण विभाग में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर कौंते कुमार के ठिकानों पर राजधानी पटना में छापेमारी चल रही है। सुरेंद्र कुमार मऊआर डीएसपी के नेतृत्व में छापेमारी चल रही है और तस्वीरों में आप देखिए जो अब तक जानकारी मिल पाई है, तकरीबन 1 किलो सिल्वर रिकवर किया गया है, आधा किलोग्राम सोना भी है, आभूषण के रूप में उसे रिकवर किया गया। 10 से 12 लाख रुपए कैश के रूप में रिकवर किए गए हैं। और जो जानकारी मिल पाई है उसके अनुसार कृष्णा अपार्टमेंट है बोरिंग रोड में, यहाँ भी 2 फ्लैट्स को मिलाकर 1 फ्लैट बनाया जा रहा था, वहां पर भी छापेमारी चल रही है। जमीन के कागजात भी मिले हैं और इसके अलावा तकरीबन 8 से 10 बैंक अकाउंट जो सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं कि वो मिले हैं। और फिलहाल निगरानी की टीम आप तस्वीरों में देख रहे हैं खंगाल रही है। जो कागजात है, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, दस्तावेज हैं, उनको खंगाला जा रहा है। और निश्चित तौर पर अभी प्राइमा फेसी ये फाइंडिंग्स है। प्राइमा फेसी फाइंडिंग्स जो है वो क्या रही है अभी तक? फाइंडिंग अभी तो जो लगभग 15 लाख रुपया नगद बरामद हुआ है और ज्वेलरी में लगभग 1 किलो चांदी होगा और आधा किलो सोना होगा। इसके अतिरिक्त बहुत से डॉक्यूमेंट्स वगैरह, बहुत से जमीन के कागजात भी मिले हैं। हाँ, 3-4 डीड के कागजात भी मिले हैं अभी। और बैंक अकाउंट्स भी बताया जा रहा है तकरीबन 8 से 10 बैंक 8-10 बैंक अकाउंट्स भी मिले हुए हैं और भी LIC और ICICI जो होता है वो सब इन्वेस्टमेंट का। तस्वीरों में देख सकते हैं जो निगरानी के अधिकारी हैं वो लगातार जो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स है उसको खंगालने के अलावा जो यहाँ पर दस्तावेज रिकवर किए गए हैं उससे संबंधित जो विवरण है उसको अपने फाइल्स में वो दर्ज कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर जब छापेमारी खत्म होगी तब उसके बाद सही तौर पे आकलन हो पाएगा कि जो कौंते कुमार एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं पथ निर्माण विभाग में, उनके ठिकानों पर जो छापेमारी हुई है उसमें क्या कुछ मिल पाया है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। भाषा से बैर नहीं होती बल्कि भाषा से प्यार किया जाता है, उसे अपनाया जाता है ताकि समाज और सुदृढ़ हो सके और विकास की ओर आगे बढ़े। लेकिन झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने भोजपुरी और मगही को लेकर अजीबोगरीब बयान दिया है और इस बयान पर झारखंड से लेकर बिहार तक की राजनीति तेज हो गई है। तो अजीबोगरीब बयान जब झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का सामने आया उसके बाद अब राजनीति तेज हो गई है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने भोजपुरी और मगही को बाहरी भाषा बताया है। सीएम ने कहा कि भोजपुरी और मगही बोलने वाले लोग डोमिनेटिंग लोग हैं और झारखंड आंदोलन के समय भोजपुरी में लोगों को गाली दी जाती थी। उन्होंने साफ कहा कि भोजपुरी झारखंड की भाषा नहीं है और झारखंड आंदोलन की जगह आदिवासी और क्षेत्रीय भाषा के दम पर ही लड़ी गई थी। Encouraging Adivasi languages, but you have left out Bhojpuri and Maghai, and your coalition partner Congress is quite upset at this omission. मैम दिस नॉट ए रीजनल लैंग्वेज मैम, ये रीजनल लैंग्वेज नहीं है, ये बोरोड लैंग्वेज है। और चूंकि जो लोग मगही बोलते हैं, जो लोग भोजपुरी बोलते हैं, दे आर डोमिनेटिंग पर्सन। और जो यहाँ के जो लोग हैं वो तो बेचारे बहुत कमजोर लोग रहे हैं और स्वाभाविक रूप से है, जो मजबूत होता है उसके पैर के नीचे सभी रहते हैं। और ये धीरे धीरे चीजें उसको इन लोगों ने आगे बढ़ाया और कुछ लोग उनके साथ खड़े होने के चक्कर में उनकी भाषा बोलना शुरू कर दिए। अदरवाइज ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर, गांव के अंदर ये लैंग्वेजेस नहीं है।
ये तो बिहार का लैंग्वेज है, झारखंड का लैंग्वेज नहीं है। तो ये झारखंड का बिहारीकरण क्यों हो? पर इसमें कांग्रेस को दिक्कत है। योर कोलिशन पार्टनर कांग्रेस हैज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन विथ यू ऑन दैट, एंड हाउ आर यू सॉर्टिंग दैट आउट? मैडम, यहाँ पर जब आंदोलन होता था तो आपको शायद नहीं मालूम होगा कि उस समय आंदोलन करने वाले लोगों के छाती पर पैर रख करके महिलाओं की इज्जत लूटते वक्त कितनी भोजपुरी भाषा में गालियां दी जाती थी। ये आज के आंदोलनकारी लोग अभी जिंदा है मैम, बहुत जिंदा है, बहुत, महिला से लेकर पुरुष तक। एक भावना है रीजनल लैंग्वेजेस का, एक अपनी आज भोजपुरी लैंग्वेज के बदौलत ये जंग नहीं लड़ी गई थी, मगही लैंग्वेज के बदौलत ये जंग नहीं लड़ी गई थी। ये जंग लड़ी गई थी यहाँ के ट्राइबल लैंग्वेजेस के बल पर, यहाँ के रीजनल लैंग्वेजेस के बल पर। तो हेमंत सोरेन झारखंड आंदोलन के दौरान भोजपुरी बोलकर दी गई गाली का बदला ले रहे हैं, लेकिन झारखंड आंदोलन को कुचलने के दौरान कांग्रेस या फिर आरजेडी की बिहार में सरकार थी। अब यह सवाल तो उठेंगे ही कि जेएमएम कांग्रेस आरजेडी के साथ ही चुनाव क्यों लड़ी, उनके साथ ही मिलकर सरकार आखिर क्यों चला रही है, क्यों हेमंत सोरेन सीएम बने बैठे हैं। भोजपुरी से बदला तो आरजेडी कांग्रेस से प्यार क्यों, जबकि आरजेडी बिहार की पार्टी है। और यह कहा जाता है, हेमंत सोरेन ने यह कहा कि झारखंड का बिहारीकरण नहीं होने देंगे, तो फिर बिहार में पनपने वाली पार्टियों से प्यार क्यों। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को भी देना चाहिए। और बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल और जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने सीएम हेमंत सोरेन के बयान की निंदा की है। बात है जो हेमंत सोरेन जी ने जो बयान दिया है, और खास करके आज हिंदी दिवस के अवसर पर जब सबों को अपने मूल भाषा पे गौरव करने का दिन है, उस दिन इस तरह का बयान देना हेमंत जी की बहुत ही ओछी मानसिकता को दर्शाता है। और बिहार और झारखंड एक था, यह तो 2000 में बंटवारा हुआ है, और पूरे बिहार के ही नहीं पूरे देश में भोजपुरी का सम्मान है। जी राज्य के मुख्यमंत्री हैं, राज्य का बंटवारा हो जाने से भाषा का बंटवारा और संस्कृति का बंटवारा नहीं होता है। कबीर ने कहा, भाषा बहता नीर है, आपके संज्ञान में हम देना चाहते हैं। उरांव, मुंडारी, नरपुरिया जैसी जो लोक भाषाएं हैं आदिवासी संस्कृति का, उसमें भी मगही का अवशेष मिलता है। भगवान बुद्ध ने जो पाली में संदेश दिया, उसमें भी मगही का अवशेष मिलता है। और भोजपुरी देश नहीं, झारखंड नहीं, विदेश में, मॉरिशस जैसे देश में ये एक लोक भाषा है। इसलिए संकीर्ण मानसिकता की बुनियाद पर राजनीति की दिशा नहीं तय की जा सकती है। और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने हेमंत सोरेन के बयान पर कहा कि भाषा से किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हालांकि उन्होंने हेमंत के बयान से खुद को अनजान बताया। हमने जो है बयान देखा नहीं है। जहाँ तक भाषा की बात है तो इस देश में कई भाषाएं बोली जाती हैं। बिहार में ही कई भाषाएं बोली जाती हैं और झारखंड में भी कई भाषाएं बोली जाती हैं। सबका टोनर अलग होगा, लेकिन भाषा जो है कोई ऐसा नहीं है कि भाई किसी को इससे तकलीफ होनी चाहिए। और भोजपुरी के खिलाफ बोलने पर हेमंत सोरेन पर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने सीधा हमला बोलते हुए कहा कि जेएमएम इसी तरह की राजनीति करता है। भोजपुरी और मगही बोलना सम्मान की बात है। सोरेन जी के परिवार की यह परिपाटी रही है कि क्षेत्रवाद को रखी राजनीति को वो बढ़ावा देते हैं। भोजपुरी भाषा, मगही भाषा एक सम्मान की भाषा है, और चाह लगता है कि हेमंत सोरेन भूल गए हैं कि इन्हीं भोजपुरी भाषियों ने मॉरिशस और सूरीनाम जैसे देशों को आजाद कराया है। आजादी की लड़ाई में इस भाषा की अपनी अलग भूमिका रही है। अब जिन लोगों को भारत के इतिहास की जानकारी नहीं, वो सत्ता पे अगर बैठेंगे तो इसी तरीके का अनाप शनाप बयान देंगे। हमें हेमंत सोरेन जी की ऐसी ही भाषा की उम्मीद है।
अगली खबर का रुख करते हैं। एलजेपी सांसद प्रिंस पासवान पर दिल्ली के कनॉट प्लेस में रेप का केस दर्ज हुआ है। राउज एवेन्यू कोर्ट के आदेश पर यह मामला दर्ज हुआ है। एफआईआर में चिराग पासवान का नाम भी शामिल है। चिराग पासवान पर धमकी देने का आरोप लगा है। पीड़िता ने 5 महीने पहले रेप का आरोप लगाया था। साथ ही चिराग पासवान और प्रिंस पर धमकी देने का आरोप भी लगाया था। आरोप में कहा गया था कि उन्होंने उसका वीडियो भी बनाया और शिकायत करने पर वायरल करने की धमकी भी दी। पीड़िता ने दिल्ली पुलिस में इसकी शिकायत की थी, लेकिन मामला आगे नहीं बढ़ने पर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अब कोर्ट के आदेश पर कनॉट प्लेस थाने में रेप का केस दर्ज किया गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के हिसाब से पीड़िता का मेडिकल भी कराया गया है। यहां यह भी बता दें कि इस मामले में प्रिंस पासवान महिला पर पहले ही ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाकर केस दर्ज करा चुके हैं। एलजेपी सांसदों पर एफआईआर दर्ज होने के बाद सियासत भी तेज हो गई है। जेडीयू बीजेपी ने जहां इसे जांच का विषय बताया, तो आरजेडी, कांग्रेस और हम इसे साजिश बता रहे हैं। जो आरोप लगे हैं श्री चिराग पासवान जी पर, श्री प्रिंस पासवान जी पर, ये तो अनुसंधान का विषय है। किसी के आरोप लगा देने भर से कोई दोषी नहीं हो जाता। राजनीति में इस तरह के आरोप लोग लगवाते रहते हैं बदनाम करने के लिए। अब ये जांच होगी, पुलिस जांच करेगी और दूध का दूध और पानी का पानी होगा। देखिए, प्रिंस पासवान जी के ऊपर में जो मामला दर्ज हुआ है, ये मामला किया नहीं गया बल्कि करवाया गया है। प्रिंस पासवान जी को व्यक्तिगत तौर पे मैं भी जानता हूं, उनका कहीं से चरित्र इस तरीके का नहीं रहा है। अब मामला दर्ज है, तफ्तीश की जाएगी और हमें न्यायालय पर पूरा भरोसा है कि प्रिंस पासवान जी इस तरह की किसी कार्य में संलिप्त नहीं है। ये पूरी तरीके से उनको फंसाए जाने की साजिश रची गई है। और पूर्व में भी प्रिंस पासवान जी ने थाने में तन्हा दर्ज किया है, केस दर्ज किया और बताया है कि किस तरीके से वो महिला उन्हें ब्लैकमेल कर रही थी। आरोप किसी पर भी लगाए जा सकते हैं। हमारा ऐसा मानना है कि तथ्यों के आधार पर आरोप लगने चाहिए। यह पूरा मामला अभी सामने आया है। यह एक कानूनी और न्यायिक प्रक्रिया है। इस पर हमें कोई विशेष टीका टिप्पणी नहीं करनी है। अनुसंधान का विषय है। पुलिस के लोग, प्रशासन के लोग इस पूरे मामले की छानबीन करेंगे, अनुसंधान करेंगे। उसके बाद चीजें सामने आ पाएंगी, स्पष्ट हो पाएंगी। उससे पहले इस पर कुछ भी कहना उचित नहीं। प्रिंस पासवान पर तो बहुत पहले आरोप लगे थे, अब एफआईआर क्यों? इतनी देरी हो गई रेप जैसे गंभीर मामले में एफआईआर दर्ज करने में। यहीं से दिल्ली पुलिस संदिग्ध होती है और यहीं ऐसा लगता है कि दिल्ली पुलिस एक बार फिर केंद्र सरकार के लठायत के तौर पर इस मुकदमे का राजनीतिक इस्तेमाल करवाना चाहती है और राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए वो कुछ करना चाह रही है। ये मामला संदिग्ध है, इसलिए इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। हर हाल में उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। आरोप तो कोई भी लगा सकता है किसी को, आरोप लगाना तो बहुत आसान है, लेकिन ये जांच का विषय है। अब क्या जांच होता है, जांच की रिपोर्ट क्या आती है, और ये सरकार जो है न ये किसी को बचाती है और न किसी को छोड़ाती है। तो दूध का दूध, पानी का पानी होगा। लेट अस वेट, हम लोग इंतजार करें कि जांच का रिपोर्ट क्या आता है। लेकिन किसी के आरोप लगा देने से ऐसा थोड़ी है कि जिसने आरोप लगा दिया वो सही है या गलत है। आरोप एक अलग विषय है और जांच एक अलग विषय है, और जांच के बाद जो फैक्चुअल होगा, जो सामने बातें आएंगी, उस पर सरकार अपना काम करेगी। अगली खबर का रुख करते हैं। एआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पटना में पत्रकारों से बात की। ओवैसी ने बताया कि पूरे बिहार में उनकी पार्टी का विस्तार हो रहा है। साथ ही ओवैसी ने उत्तर प्रदेश चुनाव पर कहा कि उनकी पार्टी मजबूती से वहां चुनाव लड़ेगी। नहीं, इंशाल्लाह कोई इलाके बिहार के महरूम नहीं रहेंगे, खुदा ना खास्ता। पूरी ताकत के साथ और पूरी तैयारी के साथ मुख्तलिफ मुकामात पर जहाँ जिस जगह का नाम आपने लिया है वहाँ पर भी हमारा संगठन मजबूत किया जा रहा है और इंशाल्लाह पार्टी फैल रही है और मजबूत बनेगी। ओवैसी ने तालिबान के मसले पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि अगर हिम्मत है तो केंद्र सरकार तालिबान को आतंकवादी घोषित करे। साथ ही ओवैसी ने कहा कि उन्हें भारत के संविधान में पूरी आस्था है। नजरिया संविधान का है हमारा, भारत के संविधान के ऊपर वोट लिए हैं। बोल रहे हैं आपको संविधान से मतलब है नहीं है। हमको क्या
नहीं, हमको मुल्क से, भारत से मतलब, हमको दूसरे पड़ोसी से क्या मतलब? हमको क्या नजरिया? कौन सा नजरिया? हमारा नजरिया संविधान का है, हमारा नजरिया कॉन्स्टिट्यूशन का है। संविधान के नजरिए से आप क्या मानते हैं? इसी संविधान के नजरिए से सरकार को तय करना है। इसी, सुनिए आपने अच्छा सा, इसी संविधान के नजरिए से भारत सरकार को तय करना है कि वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में शामिल करेंगे नहीं करेंगे। बढ़ेंगे आगे। गोपालगंज में आदर्श आचार संहिता लगने के बाद आनन फानन में कई योजनाओं को पास कर दिया गया। 15वीं वित्त आयोग की योजना के तहत करीब 1 करोड़ की आधा दर्जन से ज्यादा योजनाओं पर काम हो रहा है। हथुआ प्रखंड के आधा दर्जन निवर्तमान बीडीसी सदस्यों ने हथुआ के बीडीओ और निवर्तमान प्रखंड प्रमुख के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का आरोप लगाया है। बिहार में पंचायत चुनाव चल रहे हैं और अभी नामांकन का दौर भी शुरू हो गया है और पंचायत चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता भी लागू कर दिया गया है। यानी कि कोई भी योजना, नई योजना को जो है काम नहीं कराया जा सकता। पुरानी योजनाएं अगर चल रही हैं उन योजनाओं को ही पूरा करने का अधिकार होगा, लेकिन नई योजना पास नहीं करना है। अभी हम आए हुए हैं हथुआ, जो यहाँ का ब्लॉक परिसर है, इसमें जो है एक ओपन जिम का निर्माण कराया गया है और इसके लिए बताया जाता है कि कल बोर्ड लगाया गया था। 9,93,000 की योजना है और जो यहाँ पर कई जो बीडीसी सदस्य हैं जो वर्तमान में हैं, उनका आरोप है कि जो हथुआ के प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं और प्रखंड प्रमुख हैं निवर्तमान अभी, तो उनके द्वारा आनंद फानन में 6-7 योजनाओं को पास कराया गया और बिना किसी टेंडर के योजनाओं को चाहते लोगों को दिया गया, जिससे चुनाव में ये जो है पक्ष किसी व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने के लिए की नीयत से ये किया गया है। ये लोगों ने डीएम को पत्र लिखा है, राज्य निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा है और मांग भी की है निवासी जो पंचायत मंत्री से भी कि जांच की जाए। हम खुद जानने का प्रयास करते हैं इनसे कि क्या मामला है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पड़ेगा पप्पू सिंह। मैं यहीं का बीडीसी, रतनचक पंचायत का बीडीसी हूँ। यहाँ जो है बीडीओ साहब जो है आचार संहिता लगने के 4 दिन के अंदर, नहीं से लेकर 24 के बीच में बीडीओ साहब लगभग 1 करोड़ का योजना जो है प्रमुख के मिली भगत से खोल दिए और खोल कर हर जगह योजना चला रहे हैं, जो कि जहाँ हम लोग को लग रहा है हथुआ प्रखंड जिसे पंचायत जो चुनाव होने जा रहा है उसमें बाधित होने जा रहा है, विवाद हो जा रहा है, झगड़ा हो रहा है, ऐसे ये बीडीओ साहब काम करवा रहे हैं। तो ऐसे योजना जो मतलब एक दूसरे के दलाल को बेच के प्रमुख प्रखंड विकास पदाधिकारी दे दिया गया है, मतलब काम को कि हम लोग डीएम के पास जाकर आवेदन दिए, अनुमंडल पदाधिकारी को दिए, पंचायती राज पदाधिकारी को दिए, बीडीओ से मौखिक हम लोग मिले, कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। बीडीओ साहब आए तुरंत कम से कम 7-8 रिकॉर्ड खोल दिए। तो ये जो यहाँ पर ग्रामीण है उनका आरोप है कि आनंद फानन में ऐसी योजनाएं खोल दी गई और व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने के लिए इन योजनाओं का जो है बंदरबाट भी कर दिया गया। हालांकि अब जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि पूरा मामला क्या है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। और आइए अब देखते हैं हिंदी दिवस पर हमारी खास पेशकश। हिंदी दिवस के अवसर पर नेटवर्क 18 द्वारा हिंदी को लेकर किए जा रहे इस कार्यक्रम में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। ये बहुत प्रसन्नता की बात है कि हिंदी को लेकर एक आप विमर्श स्थापित करना चाह रहे हैं, क्योंकि हिंदी अब विश्व की 4 सबसे प्रमुख भाषाओं में से एक होने के बावजूद भारत में उसको उतना सम्मान नहीं मिल रहा, क्योंकि ये हमारे जीवन से जुड़ी भाषा होने के बावजूद भी व्यवहार में नहीं है। कथनी करने में अंतर है। हिंदी राजभाषा है, राष्ट्रभाषा है, परंतु क्यों हम हिंदी को हे दृष्टि से देखते हैं, ये बड़ी चिंता का विषय है। तो सबसे पहले तो आवश्यक है कि हिंदी को हम लोग व्यवहार में लेके आएँ, क्योंकि एक समय था जब हिंदी की कृतियाँ पढ़ने के लिए लोगों ने हिंदी भाषा सीखी, तो इसलिए ये आवश्यक है कि हिंदी के प्रति लोगों में जागृति आए, ये केवल एक कर्मकांड की भाषा न रह जाए। हिंदी दिवस एक उत्सव की तरह से सभी हिंदी भाषियों के लिए हैं। एक दिन ही क्यों हिंदी को याद करें, पूरे साल क्यों ना याद करें। बहुत छोटी छोटी कुछ चीज़ें हैं जिनको अपनाकर हम रोज़ हिंदी को याद कर सकते हैं, रोज़ हिंदी के साथ जी सकते हैं। एक बहुत सामान्य बात है कि हम हिंदी में अपने दैनंदिनी काम और उससे भी आसान अपने हस्ताक्षर हिंदी में करना शुरू करें। ये एक अच्छी शुरुआत हमारे लिए हो सकती है। हिंदी दिवस के मौके पे बहुत सारी चिंताएं व्यक्त की जाएंगी। हिंदी जा रही है, हिंदी कहाँ चली गई, हिंदी के लिए हम क्या करें। मेरा मानना है कि हिंदी कहीं नहीं जाएगी, कभी नहीं जाएगी। हम हिंदी हैं, हम रहेंगे, हिंदी हमारे साथ रहेगी। यह हिंदी दिवस हम सब को इस दिशा में प्रेरित करेगा। इस हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में आपके सामने कुछ प्रस्तुत करना चाहता हूँ। हमारी हिंदी भाषा दुनिया की सबसे ज़्यादा बोलने वाली तीसरी सबसे बड़ी भाषा है।
लेकिन आज की पीढ़ी में कहीं ना कहीं पीछे छूटती जा रही है। हमने अपने प्रकाशन के माध्यम से इसको प्रचार और प्रकाशित करने के लिए हमने कुछ कदम उठाए हैं। हम अपना ई बुक का प्लेटफॉर्म बना रहे हैं ताकि हम हिंदी को ज़्यादा से ज़्यादा आम जनता तक पहुंचा पाएँ। हमने अपने प्रकाशन का 50% से ज़्यादा हिस्सा हिंदी लेखकों के लिए रखा हुआ है ताकि हम हिंदी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाशित करें और बाज़ार के बीच लेके जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा उसको प्रमोट करें। धन्यवाद। तो भारत में हिंदी की समृद्धि और लोकप्रियता का जश्न मनाने के लिए कू ने सबसे बड़ा हिंदी क्रिएटर फेस्ट लॉन्च किया है, जिसमें 6 लाख से अधिक उपयोगकर्ता पहले ही भाग ले चुके हैं, जिसका समापन आज हो रहा है। आप भी अभी उत्सव में भाग ले सकते हैं और रोमांचक पुरस्कार जीत सकते हैं। आइए सुनते हैं कू के सीईओ अप्रेमय राधाकृष्ण का हमारे लिए क्या कहना है। 18 के सभी दर्शकों को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमने हाल ही में कू पर 1 करोड़ यूजर्स को पार किया था और उनमें से अधिकतर लोग हिंदी कम्युनिटी से हैं। आप सभी के प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम प्रत्येक भारतीय नागरिक को, चाहे उनकी भाषा कुछ भी हो, एक समान आवाज देने की इस यात्रा पर अभी शुरुआत कर रहे हैं। अपने हिंदी रचनाकारों के प्रति अपना प्यार और कृतज्ञता दिखाने के लिए हमने कू ऐप पर कू हिंदी फेस्ट शुरू किया है, जहां आप भी भाग ले सकते हैं और विभिन्न कैटेगरीज में संगीत, कविता, अभिनय, वाद विवाद, फोटोग्राफी में कुछ रोमांचक पुरस्कार जीत सकते हैं। इस हिंदी दिवस को कू पे कहो यूज कीजिए और हमारे साथ हिंदी दिवस खूब मनाइए। धन्यवाद। खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।